हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुणेंद्र प्रताप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर अरस्तु आईएएस एकेडमी इंदौर से। दोस्तों, आज हमारे लेक्चर का जो सब्जेक्ट है वो हम करेंगे विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री में जो टॉपिक आज हम कवर अप करेंगे वो है रूस की क्रांति। ठीक है, रूस की क्रांति जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में हुई। क्योंकि रूस की क्रांति को हम दो संदर्भों में पढ़ते हैं। पहली जो क्रांति होती है वो 1905 में होती है। रूस की 1905 एवं 1917 की क्रांतियों को आज हम देखेंगे। तो पहली जो क्रांति होती है वो 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, और जो दूसरी क्रांति होती है रूस में वो 20वीं शताब्दी के द्वितीय दशक में होती है। तो बात यह है कि अभी तक ऐसा नहीं है कि ये हम पहली क्रांति को पढ़ रहे हैं। विश्व इतिहास की अगर मैं बात करूं तो रूस की क्रांति से पहले भी बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें इंग्लैंड की क्रांति, तो इंग्लैंड की क्रांति 17वीं शताब्दी में हुई प्रमुख क्रांति मानी जाती है। विश्व इतिहास की अगर मैं बात करूं तो 1688 में हुई। और ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें जेम्स द्वितीय के निरंकुश राजतंत्र का पतन हो गया। साथ ही फिर मैं बात करूं आपके 18वीं शताब्दी में, तो 18वीं शताब्दी में हम पढ़ते हैं फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति। और ये क्रांतियां भी विश्व इतिहास को इन्होंने काफी प्रभावित किया है। इन क्रांतियों का जो मेन उद्देश्य है, मेन उद्देश्य तो लगभग अगर मैं बात करूं तो इन क्रांतियों का प्रभाव क्या था। इन क्रांतियों के प्रभाव को आप देखेंगे, चाहे वो इंग्लैंड की क्रांति हो। इंग्लैंड की क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव था कि उन्होंने आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना के साथ साथ जो प्राचीनतम स्टुअर्ट वंश था उस स्टुअर्ट वंश को समाप्त कर दिया इंग्लैंड की क्रांति ने। अगर मैं बात करूं फ्रांस की क्रांति की, तो फ्रांस की क्रांति ने बुर्बो वंश को समाप्त कर दिया। लुई 16वें के शासनकाल में जो क्रांति हुई थी उस क्रांति ने बुर्बो वंश को समाप्त कर दिया। इसी प्रकार से ये जो आपकी रूस की क्रांति है, इस रूस की क्रांति ने भी जो रोमानोव वंश चला आ रहा था काफी 300 वर्षों से रूस में, तो उस रोमानोव वंश को समाप्त कर देती है। ठीक है, वैसे तो विश्व में हुई प्रत्येक क्रांतियों का उद्देश्य लगभग थोड़ा बहुत उसमें समानता के साथ साथ असमानता के तत्व हमें ज्यादा देखने मिलते हैं। क्योंकि प्रत्येक क्रांति जो है तो वो दूसरी क्रांति से भिन्न होती है। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य, उसके लक्ष्य, उसके कारण ये सब सारे हमें अलग अलग देखने मिलते हैं। तो ये जो टॉपिक है आज, रूस की क्रांति, रूस की क्रांति में हम पुनः उसी क्रम में हमने काफी सारे बिंदु यहाँ पर लिखे हुए हैं कि किस प्रकार हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि है। किसी भी विषय को समझने से पहले, किसी भी टॉपिक को समझने से पहले, जब तक हम उस विषय के संदर्भ में हम उसकी पृष्ठभूमि को नहीं समझेंगे तो वो हमें टॉपिक जो है समझ में नहीं आएगा। तो पृष्ठभूमि को देखेंगे। पृष्ठभूमि के बाद बात करेंगे हम 1905 की क्रांति के प्रमुख कारण कि 1905 में जो पहली रूस की क्रांति होती है उस रूस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। तो निश्चित तौर पर जब आप इस पृष्ठभूमि को समझ लेंगे तो आप 1905 की क्रांति के प्रमुख कारणों को भी निश्चित रूप से समझ पाएंगे। इसके बाद हम करेंगे प्रमुख घटनाक्रम। प्रमुख घटनाक्रम का मतलब ये है कि 1905 की जो क्रांति हुई उस क्रांति के पश्चात रूस में कौन कौन से घटनाक्रम घटित होते हैं। जैसे मैं बात करूं तो इस क्रांति के फलस्वरूप ही रूस में 1905 में ही 22 जनवरी 1905 के दिन खूनी रविवार का दिन माना जाता है। क्योंकि पेट्रोग्राड की सड़कों पर जो है तो काफी सारे लोगों की, लगभग 150 लोगों की हत्या कर दी जाती है निकोलस द्वितीय के सैनिकों के द्वारा। तो चूंकि 22 जनवरी का दिन था, वो उस दिन रविवार का दिन था, इसलिए उस दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है रूस के इतिहास में या विश्व के इतिहास में। ठीक है, साथ ही 1906 की मैं बात करूं तो वहां पर ड्यूमा नामक एक प्रतिनिधि संस्था की भी स्थापना कर दी जाती है निकोलस द्वितीय के द्वारा। तो ये कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो कि 3 मार्कर के तौर पे आपके एग्जाम में भी पूछी जाती हैं, खूनी रविवार और ड्यूमा। ठीक है, इसके बाद आता है कि 1917 में जो रूसी क्रांति होती है वो तो पहली हुई 1905 में और दूसरी हम पढ़ रहे हैं 1917 में। तो किन किन घटनाक्रम, अब ये घटनाक्रम जब हम पढ़ लेंगे तो हम निश्चित तौर पर पढ़ लेंगे वहां पर कि ऐसे कौन कौन से प्रमुख घटनाक्रम घटित हुए जिसके कारण जो है तो 1917 की क्रांति संभव हुई। ठीक है, तो निश्चित तौर पर आपको कुछ रीजन तो आपको 1905 में भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये भले ही यह क्रांति सफल नहीं हो पाई लेकिन इसने बहुत हद तक
नींव का काम किया 1917 की क्रांति के लिए। इस क्रांति को भी, अब चूंकि 1917 की जो क्रांति होती है उसको हम 2 अध्याय में बांटकर पढ़ते हैं, या कह सकते हैं इस क्रांति के 2 चरण होते हैं। पहला चरण है आपका जिसको हम जानते हैं मार्च क्रांति के नाम से, और जो दूसरा चरण होता है वो नवंबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के भी नाम से हम इसको जानते हैं। तो मार्च क्रांति में हुआ क्या? मार्च क्रांति का इंपॉर्टेंस ये है कि मार्च क्रांति के दौरान ही जो रूस में जो रोमनोव वंश है उसकी समाप्ति हो जाती है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ मोन्सेविक दल। मोन्सेविक दल का जो प्रमुख नेता था वो था केरेंस्की, ठीक है। तो केरेंस्की के नेतृत्व में, चूंकि इस समय तक जो श्रमिक वर्ग है, जो सैनिक वर्ग है, वो सब जारशाही के विरोध में आ जाते हैं, और ये सैनिक और श्रमिक वर्ग मिलकर के रूस में एक आपका सोवियत संघ का निर्माण करते हैं, मतलब क्रांतिकारी सोवियत संघ का निर्माण करते हैं। और फिर अंततः अंतिम में क्रांतिकारी सोवियत संघ और मोन्सेविक दल मिलकर के केरेंस्की के नेतृत्व में और जार निकोलस को जो है उसके पद से हटा देते हैं और रूस में एक अस्थायी सरकार की स्थापना करते हैं। इसी घटनाक्रम को हम किस नाम से जानते हैं? मार्च क्रांति के नाम से, ठीक है। तो केरेंस्की ने क्या किया? अब रूस में अस्थायी सरकार की स्थापना की, ठीक है। अब जो होता है, तो अब चूंकि ये भी जब बनता है अस्थायी सरकार का प्रमुख, तो ये भी जो है तो अब अपनी ही चलाने की कोशिश करता है केरेंस्की। तो इसके प्रभाव को कम करने की कोशिश करते हैं बोल्शेविक दल के प्रमुख नेता लेनिन, ठीक है। तो लेनिन क्या करते हैं कि जो अस्थायी सरकार गठित है रूस में उसको वो भंग करके और वहां पर बोल्शेविक दल की स्थापना करते हैं, और तत्पश्चात लेनिन के द्वारा रूस में विश्व की पहली समाजवादी सरकार की भी स्थापना की जाती है। तो इसलिए इस क्रांति को हम नाम से जानते हैं नवंबर क्रांति, या बोल्शेविक दल के नेता लेनिन के द्वारा यह क्रांति प्रमुख रूप से की गई, इसलिए इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, बोल्शेविक क्रांति के भी नाम से, ठीक है। अब ये करने के बाद फिर हम देखेंगे कि 1917 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। उन कारणों में लगभग बहुत सारे कारण तो आपको 1905 की क्रांति में भी आपको सेम मिल जाएंगे, तो इतना मुश्किल काम ये नहीं रहेगा। इसके बाद चूंकि आपको ध्यान भी देना है कि 1917 का जो टाइम पीरियड है वो प्रथम विश्व युद्ध की का ही टाइम पीरियड है। जो पहला विश्व युद्ध होता है वो 1914 से लेकर 1918 तक होता है, ठीक है। तो युद्ध का जब अंतिम चरण चल रहा होता है तब जो है रूस जो है उस युद्ध से चूंकि उसको बहुत ज्यादा हानि होती है, क्षति होती है, तो वो जर्मनी से फिर वो संधि करता है ब्रेस्ट लिटोवस्क की, और अपने आप को प्रथम विश्व युद्ध से वो दूर कर लेता है। तो उसके लिए भी हम काफी सारे कारणों को पढ़ेंगे 1917 की क्रांति के। इसके बाद है रूस की क्रांति का परिणाम क्या है या प्रभाव। तो परिणाम और प्रभाव लगभग सेम। तो इस क्रांति का 1917 की क्रांति का परिणाम व प्रभाव, तो अभी मैंने बात की, बात कर सकते हैं कि रोमनोव वंश समाप्त हो गया, समाजवादी सरकार की स्थापना हुई, इस प्रकार से उनके परिणामों को पढ़ेंगे। और इसके बाद जो आता है लेनिन के सुधारों के बारे में भी हम वहां पर देखेंगे, ठीक है, कि जब लेनिन ने रूस पे समाजवादी सरकार की स्थापना की, तो समाजवादी सरकार की स्थापना करने के बाद लेनिन ने कौन कौन से सुधार किए रूस में। तो ये सारे बिंदु हैं, तो इनको ज्यादा ऐसा दिमाग में प्रेशर नहीं डालना है कि मतलब कि कैसे बनेगा, कैसे याद होगा। अगर आप इन सारी बिंदुओं को देखेंगे तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपने पृष्ठभूमि को समझा, पृष्ठभूमि को समझने के क्रम में आप 1905 की क्रांति के कारणों को निश्चित तौर पर समझ पाएंगे। जब ये कारण बनेंगे आपसे, तो ये प्रमुख घटनाक्रम कौन कौन से घटित हुए जिसके परिणाम स्वरूप 1917 में रूस की क्रांति हुई। रूस की क्रांति को फिर हम जो 1917 में हुई उसको हम 2 चरणों में पढ़ते हैं, मार्च क्रांति नवंबर व बोल्शेविक क्रांति के रूप में। फिर मार्च क्रांति क्या है, नवंबर या बोल्शेविक क्रांति क्या है, वो मैंने अभी आपको बताया। तो ये सारे 3 मार्कर क्वेश्चन भी हैं जो आपसे मेंस के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। फिर जो प्रमुख क्वेश्चन बनता है रूस से, तो वो है 1917 क्रांति के कारण, तो वो भी हम देख लेंगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने दिमाग में आपको अपने माइंड में इन सारे बिंदुओं को स्थिर तो रखना होगा, ठीक है। अपने दिमाग में इनको रखना होगा, बनाए रखना होगा, ताकि आप सारी चीजों को कनेक्ट कर पाए। तो अच्छा होगा कि ये जो पिक्चर है, आप इस पिक्चर के माध्यम से ही इन सारी चीजों को याद करने का आप प्रयास करें। तो चलिए अब मैं बात करता हूं, हमारा जो पहला बिंदु है रूस की क्रांति के संदर्भ में,
वो है हमारा पृष्ठभूमि। ठीक है, तो पृष्ठभूमि को समझने के लिए थोड़ा सा हम, चूंकि होता ऐसा है कि जैसे ये टॉपिक लिखा है रूस की 1905 या 1917 की क्रांति, तो हम सीधे पहुंच जाते हैं कि क्रांति के कारणों को बताइए। अरे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि को, उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि को, कि क्या है रूस में, क्या चल रहा है, वो इस समय पर क्या चल रहा था कि ये क्रांति घटित हुई। तो जब आप क्या चल रहा था इसको आप जान लेंगे तो कारण तो अपने आप स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगे आपके सामने। ठीक है, तो चलिए अब मैं बात करता हूं पृष्ठभूमि की। तो पृष्ठभूमि को समझने के लिए देखिए 1917 या 1905 की हमें पढ़ना तो है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं आपसे 1613 में से लेकर के। ठीक है, 1613 में क्या हुआ, 1613 में मिखाइल रोमानोव नामक एक व्यक्ति है, मिखाइल रोमानोव, इसी व्यक्ति ने रूस में रोमानोव वंश की स्थापना की। ठीक है, कब की, 1613 में। मिखाइल रोमानोव पहला वो व्यक्ति है जो जिसने रूस में रोमानोव वंश की स्थापना की। इसके बाद, हालांकि मैंने सारे शासकों के नाम नहीं लिखे हैं क्योंकि वो बहुत सारे हो जाते हैं, जो महत्वपूर्ण है, जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि हाँ आपको अपनी याददाश्त में इनको बनाए रखना चाहिए। हालांकि एग्जाम में कभी इनके बारे में पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि चीजों को कनेक्ट करना है तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो मिखाइल रोमानोव ने रोमानोव वंश की स्थापना की रशिया में। इसके बाद 1682 में एक शासक आते हैं, शासक है ये मिखाइल रोमानोव के पौत्र होते हैं जिनका नाम है पीटर महान। पीटर महान, इनकी खास विशेषता ये है कि ये रूस को विस्तारित करते हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने रूस में एक सेंट पीटरबर्ग नामक एक शहर की स्थापना की जो बाद में उसकी कैपिटल भी बनता है। ठीक है, तो सेंट पीटर्सबर्ग की स्थापना किसने की, पीटर महान ने की। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर लगभग ये पीटर और सेंट पीटर्सबर्ग, ये इन्हीं का नाम यहाँ पर मिलता है। इसके बाद बात करें 1762 में यहाँ की जो शासिका होती है वो कैथरीन बनती है। कैथरीन के समय पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि रूस का जो विस्तार है वो सर्वाधिक फैल जाता है। रूस मतलब कि उसका जो शासन होता है, जो रोमानोव वंश का जो साम्राज्य है, उस साम्राज्य का विस्तार सर्वाधिक मात्रा में इन्हीं कैथरीन के ही काल में होता है। तो कह सकते हैं कि अब जो मैंने यहाँ पर मैप भी बनाया है, तो ये है आपका रूस पूरा, और इधर ये पूरा अलास्का से लेकर के अब ये यूएसए हो जाता है। तो समझने का प्रयास करना ये है कि अब ये इधर जो है आपका ये इधर काला सागर है। ठीक है, ये इधर काला सागर है और यहाँ पर आपका जो है कैस्पियन सागर है। तो अब जो रूस का जो विस्तार है, मतलब रोमानोव साम्राज्य का जो विस्तार है, वो कैथरीन के समय में प्रशांत महासागर से लेकर के लगभग काला सागर तक हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है 1861 की मैं बात करूं तो 1861 में अलेक्जेंडर सेकेंड जो है शासक बनते हैं। अलेक्जेंडर सेकेंड ये जो शासक बनते हैं रूस में, तो ये भी दैवीय सिद्धांत के आधार पर शासन करते हैं, शिक्षा जारी होते हैं लोगों को, जो रूस में रह रही जनता है, जो कि श्रमिक वर्ग है, कृषक वर्ग है, तो उनकी दशा के सुधार के लिए कोई नीतियां अभी तक वहां पर संचालित नहीं की गई हैं। फिर भी इनको उनकी दैनिक स्थिति से कोई लेना देना अभी तक नहीं है। तो अलेक्जेंडर सेकेंड जो है वो क्या करते हैं कि जो अलास्का को यूएसए को बेच दिया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो अलास्का अभी हम पढ़ते हैं, अलास्का किसका पार्ट है, वो यूएसए का पार्ट है। ठीक है, यूएसए का एक प्रांत है, एक राज्य है। लेकिन इससे पहले अगर मैं बात करूं कि अलास्का किसका हिस्सा था, तो अलास्का जो था वो रूस का हिस्सा था। ठीक है, क्योंकि वो वहां पर बर्फ ही जमी रहती है, तो रहने योग्य स्थान नहीं है अलास्का। तो अलेक्जेंडर सेकेंड ने क्या किया था, 1867 में 1867 ईस्वी में यूएसए को इसको बेच दिया। तो अब हम पढ़ते हैं जो अलास्का है वो यूएसए का पार्ट है। ठीक है, तो बात समझ में आई, पहले वो रशिया में था और अलेक्जेंडर सेकेंड ने ही इसको बेच दिया था। फिर अलेक्जेंडर सेकेंड के बाद शासक बनते हैं अलेक्जेंडर थर्ड। इनकी भी सेम अपने पिता के समान ही नीतियां रहती हैं। इसके बाद लगभग 1894 में शासक बनते हैं जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय, और इन्हीं के समय पर ये 1905 और 1917 की क्रांतियां रूस में घटित होती हैं। तो जार निकोलस प्रथम, इनका जो एक प्रमुख कथन है वो आपको याद रखना है
कि जार निकोलस द्वितीय का जो प्रमुख कथन था कि एक जार एक रूस एक धर्म, ठीक है, और एक जार एक रूस एक धर्म, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि निरंकुश तो है ही है, निरंकुश तो है ही, साथ ही इनके पास किसी भी वस्तु स्थिति को समझने की कोई क्षमता थी ही नहीं, मतलब कि कोई घटना लाभ की है हानि का है, वो हमारे महत्व की है या नहीं है, ये भी ये समझने की स्थिति में नहीं थे। साथ ही अगर मैं बात करूं, इनकी पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम मिलता है जरीना, ठीक है, जरीना का प्रभाव रहता है जार निकोलस द्वितीय पर, ठीक है। जरीना एक जर्मनी के एक सामंत जो उच्च वर्ग होते हैं, एक राजकुमारी थी, और इनका विवाह हुआ था जार निकोलस द्वितीय से। और तो जरीना का जो प्रभाव था वो किस पर था? जार निकोलस द्वितीय पर। और तो जरीना पर किसका प्रभाव था? जरीना का प्रभाव था एक व्यक्ति थे जिसका नाम मिलता है रासपुतिन। तो रासपुतिन एक कह सकते हैं एक साधु थे, एक महात्मा थे। तो महात्मा इन साधु का प्रभाव था जरीना पर, और जरीना का प्रभाव था जार निकोलस सेकंड पर। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जो राजकाज, जो राजा का जो कर्तव्य होता है, जो उसके कार्य होते हैं, तो वो कार्य कौन कर रहा होता है? रासपुतिन, ठीक है। क्योंकि रासपुतिन का अब राजनीतिक व्यवस्था पर, चाहे वो पर जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक जो कार्य है, उन कार्यों पर किस अधिकारी को रखना है, किसको हटाना है, किसको कौन सा काम देना है, अब इसका निर्धारण कौन कर रहा होता है? रासपुतिन कर रहा होता है। रासपुतिन ने जरीना को बोला और जरीना ने किसको बोला? जार निकोलस द्वितीय को बोला। तो इस प्रकार से जो रूस की जो चाहे वो राजनीतिक स्थिति की मैं बात करूं, तो आपने देखा कि ये निरंकुश राजा होते हुए भी राजा का कोई ऐसा नहीं था कि ऐसा कोई प्रभाव वहां पर की जनता पर इस जार निकोलस द्वितीय का नहीं था। फिर थोड़ा सा इस यहां पर देखना आपको इस मैप में कि ये वर्ल्ड मैप यहाँ पर पूरा मैंने बनाया है, ये आपका रशिया है। अब आपको पता चल गया कि अलास्का जो है अब वो किसका पार्ट बन गया? यूएसए का पार्ट बन गया। इन दोनों के मध्य में ये जो एक है, ये है आपका बेरिंग जल संधि, ठीक है। तो ये पूरा रशिया है। आपको पता है कि रशिया का जो एरिया है वो कितना है? लगभग 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर। मतलब विश्व का सबसे बड़ा भूभाग वाला देश कौन सा है आपका? यही रशिया है, ठीक है। इसकी जो पॉपुलेशन है, आपको पता है हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का समथिंग अगर मैं बात करूं तो भारत का है आपका 32 लाख। 32 लाख की जगह इनका सोचिए रशिया का कितना है? 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर। तो हमसे कितने गुना बड़ा है ये आप सोचिए। इसके बाद इसकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या मैं वर्तमान की ही बता रहा हूं, वर्तमान की जो जनसंख्या है रशिया की, वो लगभग 14.5 करोड़। अगर हम लगभग मोटा मोटा ले लेते हैं तो इसकी जनसंख्या वर्तमान समय में 15 करोड़ के आसपास है, ठीक है, 15 करोड़ सिर्फ। तो अब ये जो रशिया है, इस रशिया को आपको मैंने यहाँ पे बनाया है, ये है यूराल पर्वत। और यूराल पर्वत के जो पूर्व का जो हिस्सा है उसको हम जानते हैं सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू के नाम से। और ये जो हिस्सा है लगभग ये एशिया में आता है, ठीक है। और ये जो 25% का हिस्सा है इसके क्षेत्रफल का, ये किस में आता है? ये नॉर्थ यूरोपियन प्लेन है। मतलब कि रशिया के संपूर्ण क्षेत्रफल का कुल लगभग 25% हिस्सा यूरोप में काउंट होता है, और लगभग 75% हिस्सा एशिया में काउंट होता है, ठीक है। अब बात मैं कर रहा हूं रूस की सामाजिक व धार्मिक स्थिति की। राजनीतिक स्थिति को आपने देख लिया कि किस किस समय पर कौन कौन से शासक हुए, और उन शासकों के द्वारा सिर्फ के द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य वगैरह किए गए। तो ये थी इसकी स्थिति रशिया की, इसका एरिया, इसका जनसंख्या। अब मैं बात करूं कि इस रशिया में, अब मैं इस कथन की पुष्टि करना चाह रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं जार निकोलस द्वितीय की एक जार, एक रूस और एक धर्म, ठीक है। तो इस रशिया में कौन कौन से लोग रहते थे? अनेक जाति के लोग रहते थे, जैसे कि रूसी भी थे, यहाँ पर पोल भी रहते थे, आर्मीनिया भी रहते थे, और फिन भी रहते थे। तो रूसी, पोल, आर्मीनिया और फिन, तो इन विभिन्न प्रकार की जातियां निवास करती थी रूस में, ठीक है। लेकिन इन्हीं विभिन्न जातियों के धर्म भी अलग अलग थे, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, कैथोलिक धर्म है, प्रोटेस्टेंट धर्म है, यहूदी धर्म है, ठीक है। तो विभिन्न जातियां भी निवास करती थी रशिया में, और साथ ही उन्हीं विभिन्न जातियों के विभिन्न विभिन्न धर्म भी थे, जैसे कि कैथोलिक है आपका, प्रोटेस्टेंट है आपका, और यहूदी धर्म है। लेकिन रशिया का क्या धर्म था? जो रोमानोव वंश था, रोमानोव वंश ने रूस में
किस धर्म को मान्यता प्रदान की थी? तो उनका मानना था कि रूस में कौन सा धर्म है? यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च। तो जितने भी रशिया के जो जितने भी शासक हुए वो किस धर्म के अनुयायी थे? यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च के अनुयायी थे। और लगभग रशिया का जो उच्च वर्ग था, चाहे वो सामंत वर्ग हो, चाहे वो पादरी वर्ग हो, चाहे वो शासक वर्ग हो, चाहे वो अधिकारी वर्ग हो, वो अधिकारी किस धर्म के अनुयायी थे? इसी यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च के अनुयायी थे। जबकि रशिया की अधिकांश जो जनसंख्या थी, चाहे वो कृषक हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो श्रमिक वर्ग हो, वो इस धर्म को मानने वाली थी, या तो कैथोलिक, या तो प्रोटेस्टेंट, या तो यहूदी वर्ग को। तो जब ये जार निकोलस द्वितीय शासक बनते हैं तो उन्होंने जब ये कथन दिया, एक जार एक रूस एक धर्म, तो कहने का मतलब है कि अब रूस में सिर्फ वही लोग रह पाएंगे जो यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च के अनुयायी होंगे। या तो आप नहीं है तो आप उसको अनुयायी बनो, नहीं तो आप रूस को छोड़कर चले जाओ। तो कहने का मतलब इस प्रकार से उन्होंने ऐसी नीतियां लागू की रूस में कि वहां की जो जनता थी, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, उनमें आक्रोश पैदा हो गया अपने राजा के प्रति। और वही जनता फिर कालांतर में सड़कों पर उतरती है और संभवतः वो निर्माण करती है 1905 की क्रांति को जन्म देती है। आ रही बात समझ में? अगर मैं किसानों की बात करूं कि किसानों में असंतोष हुआ क्यों, तो आपको बात पता है कि अब ये जो समय पीरियड है, ठीक है, 1905 का, 1905 के आज अब लगभग संपूर्ण यूरोप में जो है औद्योगिकरण की प्रक्रिया लगभग बहुत तेजी गति से चल रही होती है। और तो उस औद्योगिकरण का प्रभाव इस रशिया पर भी पड़ता है। तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनसे उनके खेत वगैरह ले लिए जाते हैं और वो भूमि रहित हो जाते हैं। अब वो मजबूरन उनको काम करना पड़ता है उद्योगों में। अब जो उद्योग मालिक है इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों को देख करके अब उनका वो शोषण करने लग जाते हैं, ठीक है। तो यही किसान वर्ग जो है उनमें आक्रोश पैदा होता है और वो कालांतर में कहां पर? राजा के विरुद्ध साथ खड़े हो जाते हैं। मैं बात करूं श्रमिकों की, तो श्रमिकों में क्यों रोष पैदा हुआ, क्यों आक्रोश आया राजा के प्रति? तो अब चूंकि कारखानों में काम तो कर रहे हैं ये, लेकिन इनकी सुविधा के लिए ना तो कोई नीतियों का निर्माण किया गया कि आपको कितने घंटे काम करने हैं, आपके स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, आपके बच्चों के लिए क्या है, आपके रहने के लिए क्या है, ऐसा कुछ भी निर्धारित नहीं है। बस आप तो काम करो और काम करो और काम करो। तो इस प्रकार से अंततः फिर जो है तो मजदूरों के द्वारा भी हड़तालें प्रारंभ कर दी जाती हैं, है ना। वो बंद कर देते हैं कारखानों में काम करना और सड़कों पर उतर आते हैं। साथ ही वो एक श्रमिक संघ बना लिया जाता है। अभी हमने बात की कि श्रमिकों का और सैनिकों ने आपस में मिलकर के एक संघ बनाया था, क्रांतिकारी सोवियत संघ, जो बाद में मिलता है किससे? मोन्सेविक दल से। और फिर वो क्रांति करता है मार्च की और रोमानोव वंश को समाप्त कर देता है रूस में। तो इस प्रकार की पृष्ठभूमि को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि किस किस क्रम में कौन कौन से शासक आए, कौन कौन से प्रमुख काम किए। आपको याद तो नहीं रखना है ये सारी चीजें, क्योंकि मेंस जब आप लिखते हो तो ये सारी चीजें आपको लिखनी नहीं होती हैं। लेकिन किसी भी टॉपिक को के बारे में आपको अगर अपना व्यू क्लियर करना है कि वो आपसे भूले नहीं, क्योंकि हम पढ़ते तो हैं, हम आज पढ़ेंगे 2 दिन 4 दिन हमें याद रहेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे वो भूलता जाएगा। लेकिन अगर आपका व्यू स्पष्ट है कि हाँ पहले ये था, ऐसा था, वैसा था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो आपको फिर सिर्फ शब्दों का खेल है कि आपको बस सेंटेंस आपको अपने कॉपी में लिखना है, बाकी चीजें तो आपके दिमाग में स्टोर है कहानी के तौर पर, बस आपको उनको उतार देना है अपने बेहतरीन शब्दों के चयन के माध्यम से। तो आपको निश्चित तौर पर ज्यादा समस्या वहां पर नहीं होगी। तो ये बात हुई पृष्ठभूमि की। तो यहाँ पर अच्छा ये जो चार्ट है ये मैंने आपको भी बताया नहीं, तो यहाँ पर देखिए ये जो था अलेक्जेंडर द्वितीय, जिन्होंने अलास्का को बेच दिया था यूएसए को, तो इन्हीं के समय पर कुछ प्रमुख एक चार्नोवास्की हैं। तो चार्नोवास्की ने 1860 ईस्वी में एक दल की स्थापना की जिसका नाम है आपका समाजवादी दल, ठीक है। तो समाजवादी दल की स्थापना कौन करता है? चार्नोवास्की करता है 1860 में। और कालांतर में फिर इसी समाजवादी दल के जो अनुयायी थे उनको पॉपुलिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो समाजवादी दल कालांतर में लगभग 1883 ईस्वी में 2 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। चूंकि इनके जो विचार हैं वो उन विचारों में मतभेद हो जाता है और मतभेद होने के फलस्वरूप समाजवादी दल 2 भागों में बढ़ जाता है।
एक का नाम मिलता है क्रांतिकारी समाजवादी दल और दूसरे का नाम मिलता है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, क्रांतिकारी समाजवादी दल और साथ ही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। फिर कालांतर में पुनः इसकी विचारधारा को लेकर के इस दल के सदस्यों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं और यह है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1903 में पुनः दो भागों में बढ़ जाती है। एक है आपका बोल्शेविक दल और दूसरा है आपका मोनसेविक दल। ठीक है, बोल्शेविक दल के जो प्रमुख नेता है वो लेनिन है, इसके बाद स्टालिन आते हैं और मोनसेविक दल के प्रमुख नेता के रूप में हम केरेंस्की को पढ़ते हैं। तो आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये, अगर आप इतना याद है, इतना भी नहीं है तो आपको सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी याद रखना है। ये दो भागों में बढ़ती है, बोल्शेविक और मोनसेविक। तो बोल्शेविक के प्रमुख नेता ये हैं और मोनसेविक के प्रमुख नेता केरेंस्की है। ठीक है, क्योंकि यहां जब आप पढ़ेंगे मार्च की क्रांति में तो अभी जो गद्दी में बैठे हैं जार निकोलस, तो जार निकोलस को कौन हटाता है? ये मोनसेविक दल के केरेंस्की हटाते हैं। ठीक है, क्रांतिकारी सोवियत दल के साथ मिलकर के। तो जब यहां पर अब जार निकोलस द्वितीय की जगह पर कौन बैठ गया? अब केरेंस्की ने अस्थायी सरकार की स्थापना की, तो ये कहला गई आपकी मार्च की क्रांति। ठीक है, अब जब इस अस्थायी सरकार को, मतलब केरेंस्की की सरकार को गिरा देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं, भंग कर देते हैं, कौन? लेनिन, जो कि बोल्शेविक दल के हैं। तो यही घटना क्या कहलाई जाती है? नवंबर की क्रांति या बोल्शेविक की क्रांति। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं पृष्ठभूमि। तो हमने देख ली है कि रशिया का जो राजनीतिक स्वरूप है वो कैसा है और सामाजिक कैसा है, धार्मिक कैसा है, तो ये हमने यहाँ पर समझ ली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1905 की क्रांति के प्रमुख कारणों की। तो निश्चित तौर पर अभी जब हम कारण पढ़ेंगे तो आप सारी चीजें थोड़ा बहुत पहले से ही, अगर आपने पृष्ठभूमि को बेहतर ढंग से देखा है, सुना है, समझा है, तो आप कारणों को भी यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं कि 1905 की रूसी क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है और इन्हीं कारणों को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1905 की रूसी क्रांति के कारण। तो इन कारणों में पहला है रूस की सामाजिक स्थिति, दूसरा है आपका कि जार सम्राटों की निरंकुशतावादी नीति, तीसरा है भ्रष्ट नौकरशाही, चौथा है यूनानी कैथोलिक चर्च का प्रभाव, पांचवा है औद्योगिक क्रांति का प्रभाव और 6 नंबर है रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय। ठीक है, तो ये जो प्रमुख कारण है, इन्हीं कारणों ने सम्मिलित रूप से 1905 की रूसी क्रांति को जन्म दिया। तो पहले हम देखते हैं ये कारणों को, इसके बाद हम बात करेंगे प्रमुख घटनाक्रमों के बारे में, जो यहाँ पर खूनी रविवार और ड्यूमा की स्थापना किस किस प्रकार हुई। तो पहले नजर डालते हैं रूसी क्रांति 1905 के कारण। तो दोस्तों, रूस की सामाजिक स्थिति रूस की 1905 में हुई क्रांति के लिए प्रमुख उत्तरदायी है, क्योंकि इस समय पर रूस की गणना विश्व के सबसे बड़े देश के रूप में की जाती है। ठीक है, और इसी देश में विभिन्न जाति के लोग भी निवास करते हैं, जैसे कि पोल हो गया, फेन हो गया, आपका अर्मेनियन हो गया, रूसी हो गए। तो इन जातियों के विभिन्न धर्म भी हैं, जैसे हमने बात की थी कि कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, यहूदी धर्म के लोग भी निवास करते हैं रूस में। लेकिन रूस की जो रोमानोव वंश था, उस रोमानोव वंश का स्वयं का एक राज्य धर्म भी था, जो कि आपका यूनानी कैथोलिक चर्च था, या बात करते हैं यूनानी ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब ही होता है रूढ़िवाद, रूढ़िवाद मतलब जो पुरातन से चला आ रहा है। ठीक है, तो जो यूनानी कैथोलिक धर्म था, उसी धर्म को रूस ने अपना राजधर्म भी स्वीकार किया। तो कहने का मतलब है कि जो रूस का जो समाज था वो मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित था। एक ऐसा वर्ग जो कैथोलिक, जो प्रोटेस्टेंट, जो यहूदी धर्म को मानने वाला था, और दूसरा ऐसा वर्ग था जो कि रूस के राजधर्म को मानने वाला था, उसका अनुयायी था। तो निश्चित तौर पर जो राजधर्म को मानने वाले लोग थे, उनका जो वर्ग था, उसको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि जो यहूदी या प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाला जो वर्ग था, उसके पास वो विशेषाधिकारहीन वर्ग था। ठीक है, तो यही विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और विशेषाधिकारहीन वर्गों के मध्य में अंततः क्या होता है, एक विद्रोह की भावना भड़कती है, जो हमें 1905 की क्रांति के रूप में दिखलाई पड़ती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका जार सम्राटों की निरंकुशतावादी नीति। तो हमने देखा है
कि जार सम्राट जितने भी हुए, चाहे अलेक्जेंडर प्रथम हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, या जार निकोलस द्वितीय हो, हालांकि इनमें से अलेक्जेंडर प्रथम जो था वो उदारवादी शासक था, लेकिन अंततः बाद में फिर वो प्रतिक्रियावादी शासक भी बन जाता है। हमने ये भी जाना कि जो जार शासक हुए वो निरंकुश तो थे ही, साथ ही दैवीय सिद्धांतों के आधार पर शासन संचालित करते थे। ठीक है, उन्हें जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था कि जो कृषक है उनकी स्थिति क्या है, जो श्रमिक वर्ग है उनकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से उनकी निरंकुशता इस बात से भी प्रमाणित होती है कि जो रूस जापान युद्ध होता है उस युद्ध में रूस की पराजय भी हो जाती है। तो मतलब इतना बड़ा देश एक छोटे से देश से हार जाता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो शासक की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके खोखलेपन का उजागर होता है जनता के समक्ष। तो जनता सोचती है कि अगर यह इतना बड़ा देश, इतना बड़ा रोमानोव वंश, इतने शासक शक्तिशाली अगर एक छोटे से देश से हार सकते हैं तो हमें ऐसे शासकों की जरूरत नहीं है। तो अंततः वही जनता फिर क्या है, सड़कों पर उतर आती है अपने राजा के विद्रोह में। ठीक है, तो ये भी एक प्रमुख कारण है 1905 की क्रांति का। फिर नेक्स्ट है आपका भ्रष्ट नौकरशाही। तो भ्रष्ट नौकरशाही भी एक प्रमुख कारक बनता है 1905 की क्रांति का। चूंकि जो जार निकोलस द्वितीय के जो नौकरशाह थे वो अयोग्य थे, वो गलत कार्यों में लिप्त रहते थे, भोग विलासी जीवन व्यतीत करते थे, वो साथ ही वो सिर्फ ऐसे ही कार्य करते थे जो सिर्फ जार निकोलस को प्रसन्न कर सके। मतलब वो जनता के सुख दुख में उनको कोई लेना देना नहीं था, वो ऐसे ही कार्य करते थे जो या तो जार निकोलस को खुश कर सके ताकि उन्हें अच्छा पद प्राप्त हो सके, संपत्ति प्राप्त हो सके। ठीक है, तो यही नौकरशाहों की अयोग्यता व उनकी जो ये निम्न वर्ग जो थे उनके प्रति जो उपेक्षापूर्ण जो उनका व्यवहार था, यही व्यवहार अंततः चल करके विद्रोह का कारण बनता है। फिर नेक्स्ट बात करें कि यूनानी कैथोलिक चर्च का प्रभाव। अभी मैंने बात करी आपसे कि चूंकि यूनानी जो ऑर्थोडॉक्स चर्च था वो रूस का राजधर्म था। ठीक है, तो निश्चित तौर पर राजा की जो निरंकुशतावादी नीति थी, मतलब राजा की निरंकुशता पर यह इस चर्च के जो पोप थे वो उसको सकारात्मक बातें करते थे। कहने का मतलब कि ये जो अगर राजा ने गलत काम किए भी तो राजा के गलत कार्यों को सही ठहरा देते थे कौन, इस चर्च के पादरी। तो अंततः जो हुआ, तो जो रूस का जो धर्म था आपका यूनानी कैथोलिक चर्च, और साथ ही जो प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक है, यहूदी है, इनमें अंततः गतिरोध उत्पन्न होता है और यही गतिरोध जो है 1905 की क्रांति का प्रमुख कारण बनता है। ठीक है, अब चूंकि जो चर्च है, चर्च में जो पोप रह रहे हैं उन पोप को भी अपना जीवन ऐश्वर्यपूर्ण व्यतीत करना है, तो वो क्यों राजा की कार्यों की उपेक्षा करेंगे, क्यों उनकी आलोचना करेंगे। उनका तो मानना यही था ना कि हमारा जीवन सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है, तो राजा जो कर रहा है सब सही कर रहा है। तो उस राजा के गलत कार्यों में भी इस चर्च के पादरी सहयोग देते थे, इसलिए जो भिन्न धर्म को मानने वाले लोग थे वो जो है सड़कों पर उतर आए। फिर नेक्स्ट है आपका औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। तो निश्चित तौर पर जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो इंग्लैंड से मानी जाती है, इंग्लैंड से जो हुई, वो उसका प्रभाव हमें जो है तो रूस में भी देखने मिलता है। तो इसी क्रम में रूस में अनेक बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए गए, कारखाना प्रणाली स्थापित की गई। ठीक है, परिवहन का भी विकास किया गया। इसके साथ ही वहां उस कारखाना में काम करने वाले जो श्रमिक वर्ग थे, अब चूंकि इसी समय पर जो है तो रूस में समाजवाद का भी प्रसार हो रहा है, संपूर्ण विश्व में समाजवाद की विचारधारा ने जन्म ले लिया है, और इस विचारधारा के जो प्रमुख है वो आपके कार्ल मार्क्स को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो उस कारखाना में काम करने वाले लोग जो हैं वो समाजवादी विचारधारा से भी प्रभावित हुए। तो इस विचारधारा से प्रभावित होने के कारण वो जो मजदूर वर्ग है उन्होंने अपना संघ बनाकर, जो कि वो अधिक अपने सुखों की मांग करने लग गए हैं अपने कारखाना मालिकों से, तो वो हड़ताल वगैरह करने लग गए। तो धीरे धीरे हुआ क्या कि जो कारखाना मालिक है और जो श्रमिक वर्ग है उनमें संघर्ष शुरू हो गया, और यही संघर्ष, क्योंकि इन संघर्षों में जो शासक वर्ग है वो किसका साथ देता था, पूंजीपति वर्ग का। तो फिर ये श्रमिक वर्ग कहां पर उतर आया, अपने राजा के विरोध में सड़कों पर उतर आया। ठीक है, तो ये भी एक प्रमुख कारण बनता है। और लास्ट है आपका रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय। चूंकि आपको पता है कि रूस एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है, यहाँ पर फिर आपका मंचूरिया है, ये फिर आपका चाइना स्टार्ट हुआ, और एक छोटा सा देश है यहाँ पे जापान। ठीक है,
तो ये जो मंचूरिया का क्षेत्र था, ये मंचूरिया के क्षेत्र पर किसका अधिकार था प्रारंभ में? रशिया का। ठीक है, तो रशिया के प्रभुत्व को चुनौती देने का काम किसने किया? इस छोटे से देश जापान ने। तो मंचूरिया के क्षेत्र में जो रूसी अधिपत्य था पहले से, उस अधिपत्य को चुनौती दी इस जापान ने। तो परिणाम स्वरूप जापान और रूस में 1904 में क्या हुआ? युद्ध होगा, और उस युद्ध में रूस की पराजय हुई। ये प्रमुख तथ्य है कि रूस की पराजय होती है, और इतना बड़ा देश इतने छोटे से देश से जो है तो वो पराजित हो जाता है। तो जो रूस की जो राजनीतिक खोखलेपन का उजागर होता है कि कैसा हमारी सैनिक शक्ति है, कैसा हमारा शासक है, उसकी कैसी नीतियां हैं, क्योंकि हम एक छोटे से देश से हम हार गए। ठीक है, तो इन्हीं सब कारणों से हुआ क्या कि जनता जो है यही जो कारण है सम्मिलित रूप से 1905 की क्रांति को जन्म देती है। तो ये था प्रमुख 1905 की क्रांति के कारण। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अब देखिए कि जब रूस जापान युद्ध हुआ, रूस जापान युद्ध में हार गए, अब ये सब कारणों को आप सम्मिलित कर लीजिए, तो अंततः होता क्या है कि एक समय ऐसा आता है कि जब जनता, जब कृषक, जब मजदूर वर्ग जो है तो अपने शासक वर्ग से नाखुश रहती है, आक्रोशित हो जाती है, और उसके विरुद्ध वो सड़कों पर उतर आती है। तो इन सबको सड़कों पर उतारने के लिए एक व्यक्ति का नाम यहां पर मिलता है, जिसका नाम है गैपोन। ठीक है, गैपोन। तो गैपोन एक चर्च का पादरी होता है। तो गैपोन के नेतृत्व में जो कृषक थे, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो सड़कों पर अपने शासक के खिलाफ क्या है, विद्रोह करने निकल चलती हैं। हालांकि उनका विद्रोह ये शांतिपूर्ण होता है, वो राजा का बैनर लेकर के और नारे लगाते हुए चलती हैं कि निरंकुश राजतंत्र या रोमनोव वंश का नाश हो, या वो मांग करती हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो। तो ऐसे कुछ नारों के साथ वो एक जुलूस निकालती हैं राजा के विरोध में। तो इस जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहा होता है? इस जुलूस का नेतृत्व एक पादरी जिसका नाम है गैपोन, वो कर रहा होता है। तो जब ये जुलूस जो है पेट्रोग्राड की सड़कों पर निकलती है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि फ्रांस की क्रांति में जो स्थान पेरिस का है, ठीक है, पेरिस की सड़कों का है, वही रूस की क्रांति में स्थान है पेट्रोग्राड की सड़कों का। तो जब ये जनता, जब जुलूस निकलता है, जब हड़ताल निकलती है पेट्रोग्राड की सड़कों पर, तो जो जार निकोलस द्वितीय है वो थोड़ा संशय में पड़ जाता है, कहीं ये लोग मेरे ऊपर जो है तो विद्रोह ना कर दें या हमला ना कर दें। तो ये अपने सैनिकों से क्या करता है, उनको गोली चलाने का आदेश दे देता है, और उस भीड़ में लगभग 150 लोगों की उस गोली कांड से जो है हत्या हो जाती है। क्योंकि ये जो घटना होती है ये 22 जनवरी 1905 को होती है, और जो 22 जनवरी का दिन होता है वो कौन सा होता है? रविवार का। ठीक है, इसलिए इस घटना को रूस के इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब दूसरा है, जब ये घटना घटित होती है तो वहां की जनता, वहां की रूस की जो पेट्रोग्राड की जो जनता होती है वो और आक्रोशित हो जाती है, क्योंकि लगभग 150 निर्दोष लोगों को मार दिया जाता है इस दिन। तो जब वहां की जनता मांग करती है कि हमें एक वैधानिक व्यवस्था चाहिए, तो निश्चित तौर पर जनता के दबाव में आने के फलस्वरूप फिर राजा क्या करता है, एक प्रतिनिधि सभा की स्थापना करने की घोषणा करता है 30 अक्टूबर 1905 को। और यही प्रतिनिधि सभा किस नाम से जानी जाती है रूस में? ड्यूमा। ड्यूमा मतलब जैसे हमारे भारत में एक संसद है, वैसे रूस में भी क्या है, जो संसद है वो किस नाम से जानी जाती है? ड्यूमा के नाम से। ठीक है, तो जनता के दबाव के फलस्वरूप ही जो जार निकोलस था उसको मजबूरन बस जो है इस प्रतिनिधि सभा की स्थापना करने की घोषणा की जाती है। तो 30 अक्टूबर 1905 में जो है जार निकोलस घोषणा करता है कि ठीक है, अब रूस में एक प्रतिनिधि सभा होगी जो ड्यूमा के नाम से जानी जाएगी, और जो ड्यूमा के सदस्य होंगे वो जनता के द्वारा क्या होंगे? जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होंगे। और अब रूस में जो भी कानून बनेगा वो कानून जो है इस ड्यूमा के माध्यम से ही निर्मित होगा या बनेगा, अन्यथा राजा के पास अब कोई शक्ति नहीं है कि राजा किसी कानून को पास व निरस्त कर सके। ठीक है, तो ये जो मेंबर है, अब फिर कालांतर में होता क्या है कि अब राजा जो है जार निकोलस द्वितीय, वो सोचता है कि ये जो ड्यूमा के प्रतिनिधि हैं, जो ड्यूमा है वो कहीं ना कहीं मेरे अधिकार को कम कर रही है।
तो कालांतर में चल करके फिर इन्हीं ड्यूमा के प्रतिनिधियों और जार निकोलस द्वितीय के मध्य संघर्ष उत्पन्न होता है और वही संघर्ष का कारण बनता है फिर आगे चल के 1917 की क्रांति के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, ये आपको स्पष्ट हुआ। एक तो हमने अभी देखा 1905 की रूसी क्रांति के कारण कौन कौन से थे, और साथ में हमने देखा कि इन्हीं क्रांति के कारण, चूंकि अभी देखिए रूस जापान युद्ध खत्म हुआ और उस खत्म होने के बाद फिर 22 जनवरी 1905 को ये घटना घटित होती खूनी रविवार की, और जब लोग आक्रोशित हो गए, सड़कों पर उतरने लगे, श्रमिक जो है कारखानों में काम करना बंद कर दिए, तो मजबूरन होकर के जो है तो जार निकोलस द्वितीय को ड्यूमा की स्थापना करने की घोषणा 30 अक्टूबर 1905 में करनी पड़ी। फिर जब जार को लगता है कि अरे मेरी शक्ति कम हो रही है, मेरे शक्ति का आरोहण हो रखा है, अतिक्रमण हो रहा है, तो वो क्या करता है, समय समय पर ड्यूमा की प्रतिनिधि सभा को भंग करता रहता है, जिससे कि फिर ड्यूमा के प्रतिनिधियों और राजा के मध्य क्या होता है, संघर्ष उत्पन्न होता है, और यही हमें दिखलाई पड़ता है 1917 की क्रांति में। ठीक है, तो समझना यह है कि अब ये जो क्वेश्चन है ये हो सकता है कि आपको 6 मार्कर में एग्जाम में पूछा जाए कि 1905 में हुई रूसी क्रांति की प्रमुख कारणों का उल्लेख करें, तो आपको इन्हीं बिंदुओं को लिखना है और थोड़ा बहुत एक दो लाइन में इनको डिटेलिंग कर देनी है। 100 शब्द पूर्ण होने के फलस्वरूप ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो खूनी रविवार है, ये भी 3 मार्कर में पूछा जाता है कि खूनी रविवार क्या है, तो आप कह सकते हो कि रूस में पेट्रोग्राड की सड़कों में गैपोन के नेतृत्व में एक हड़ताल का आयोजन किया गया, जो कि 22 जनवरी 1905 में। इस दिन जो है तो सैनिकों के द्वारा लगभग 130 या 50 लोगों की हत्या की गई, जिसे रूस के इतिहास में खूनी रविवार की संज्ञा दी गई। अब ड्यूमा भी 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। ड्यूमा क्या है, तो आप कह सकते हो ड्यूमा रूस की संसद एक या प्रतिनिधि सभा है, जिसकी घोषणा जार निकोलस द्वितीय के द्वारा 30 अक्टूबर 1905 में की गई। तो बस इतना लिखना है आपको और 3 मार्कर आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों बस आज के लेक्चर में हम यहीं तक करते हैं। अब 1917 की जो क्रांति है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो पूरा का पूरा खत्म हो जाए। तो मतलब ये जो रूस की क्रांति है उसको हम 2 पार्ट में करते हैं। तो आज यहीं तक करते हैं। घर पे रहें दोस्तों, सुरक्षित रहें और निश्चित तौर पर अध्ययन करते रहें, क्योंकि अब हो सकता है कि मेंस जो है वो अक्टूबर या नवंबर में ले लिया जाए पीएससी के द्वारा, तो समय बहुत कम है और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप लगातार करें। तो मैंने अरस्तु आईएएस एकेडमी के जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर काफी 2015, 2016, 17 और 18 की जो मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र 1 से लेकर 6 तक सभी अपलोड कर दिए हैं। तो आपको पुराने प्रश्न पत्र वहां से मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ फॉर्मेट, आंसर के फॉर्मेट के रूप में भी मैं आपको कुछ मटेरियल उपलब्ध करवाऊं, ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार से आपको अपने आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप अपने आंसर को लिख करके और मेरे यूट्यूब चैनल में या मेरे पर्सनल नंबर पे आप मुझे सेंड भी कर सकते हैं। तो मैं उन्हें देख करके आपको थोड़ा सा गाइड कर भी सकता हूं कि आपको किस चीज की सुधार की आवश्यकता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो घर पे रहें दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।